हेलो गाइस, तो अब हम एक वीक दूर हैं निक को उनका सेकंड एनुअल क्लासिक का टाइटल अटेम्प्ट करते हुए देखने के लिए। और इस चीज में तो कोई सवाल ही नहीं है कि निक की कंडीशनिंग हमेशा की तरह ही ऑन पॉइंट है। साथ ही निक ने अपनी वेस्ट लाइन पर भी कॉन्टिन्यूअसली काम करा है, जिसकी वजह से निक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेंगे। और जिस तरह से निक वॉकर ने इतने कम टाइम में ऐसी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स करी हैं, इससे पता लगता है कि इन्हें सही निकनेम दिया गया है द म्यूटेंट का। क्योंकि यहाँ इस अपडेट में जो निक वॉकर के कोच मैट जॉनसन ने पोस्ट करी है, आप देख सकते हो हाउ श्रेडेड एंड स्ट्राइटेड निक वॉकर के ग्लूट्स हैं और साथ ही उनके हैमस्ट्रिंग्स भी। निक वॉकर बहुत ही ज्यादा ग्रेनी लग रहे हैं और कैप्शन में मैट जॉनसन ने बोला भी है कि उन्होंने और निक ने अभी तक किसी भी शो के लिए इतना ज्यादा पुश नहीं करा जैसे उन्होंने अब करा है। निक वॉकर ने डिसाइड करा है कि सामने चाहे बिग रैमी हो या फिर सैमसन डॉटा, उनका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ वो खुद है और उन्हें अपना वर्जन ओलंपिया से भी बेहतर लेके आना है। खास तौर पर जब शॉन क्लेयर्डा द कंडीशनिंग किंग भी वहां पर कंपीट कर रहे होंगे। और कंसिस्टेंसी एक तरह से निक वॉकर का ट्रेडमार्क है। आई मीन ओलंपिया में एंड्रयू जैक्ट, विलियम बॉनेक, सैमसन डॉटा जैसे एस्थेटिक शेप वाले एथलीट्स भी थे, बट निक ने अपनी इंप्रूवमेंट से और अपनी कंसिस्टेंसी से थर्ड प्लेस पर जगह क्रैक कर ली। और कई सारे दूसरे एथलीट्स और कोचेस जैसे कंपटीशन से पहले कई सारी बातें करते हैं और फिर स्टेज पर कुछ और ही दिखता है। निक और मैट ने कभी ऐसा नहीं करा। निक वॉकर और मैट जॉनसन ने हमेशा जब भी कहा है कि वी विल बी कमिंग लाइक दिस, हम इंप्रूव होंगे, दोनों ने ही अपने स्टेटमेंट्स को बैक करा है बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस से। रिसेंटली हैनी रैमबोर्ड के ट्रूथ पॉडकास्ट में क्रिस भी अवेलेबल थे और वहां पर ओपन कैटेगरी में क्रिस की मूवमेंट से रिलेटेड भी बात हुई। We even teased it a little bit when we did our seminar in the Arnold last year, but where are you with that? As I always say, I would never push myself on certain things and train at a certain level and do anything through like a year or 2 years time to be in the open. Like I don't want to push for a year to be in the open, but I would love to peak for an open show. You know, maybe 1 year if time allows it, my health allows it, and we're just like, I'm in shape post Olympia or something. Because even last year, Going just for into, fun. yeah, exactly. Yeah, you know. Yeah, just like So a local not an show. Olympia type thing, but just not a big show, but something that would just be a basic open pro show is what you're talking about? Maybe, yeah. Who knows? Or this year, you know, whatever happens in Olympia happened. The next year, I'm like, I'll do the open. And then I'll ask for a special invite. And Now you're just throwing things out there. Just stirring the Wow. में क्रिस ने ये कहा कि वो स्पेशली किसी ओपन शो के लिए तो खुद को पुश नहीं करेंगे, बट यस किसी ऐसे ही जनरल प्रो शो में ओपन के लिए एक बार पीक जरूर हिट करना चाहेंगे जस्ट टू टेस्ट द वाटर। और साथ ही गाइस एक बात और बोली गई कि हो सकता है कि इस बार के टाइटल के विन के बाद नेक्स्ट ईयर मुझे ओपन का इनवाइट मिल जाए और मैं ओपन में कम्पीट करूं। तो इसके बाद क्रिस हंसे भी, तो आई डोंट नो गाइस, बट इस बार ये ऐसा लग रहा था कि क्रिस ऑनेस्टली इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं, बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो कई बार इस चीज के लिए टीज कर चुके हैं। एंड गाइस रिसेंटली ही बिग रैमी की ये पिक काफी सरफेस हो रही थी, जिस पर क्लैरिटी भी मिली है कि ये लेटेस्ट पिक नहीं है। सो अभी रिसेंटली ओलंपिया टीवी पर एक पॉडकास्ट हुआ जहां पर चैड निकल्स अवेलेबल थे और उन्होंने बताया कि बिग रैमी के साथ हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग चल रही थी। बस लास्ट वीक में आकर बिग रैमी को काफी बड़ी स्टमक प्रॉब्लम हो गई एंड ही वाज नॉट एबल टू गो टू द वॉशरूम, और जिसकी वजह से उन्हें और ज्यादा फूड नहीं दिया जा सकता था। और साथ ही उन्हें ड्राई आउट करने के लिए भी काफी प्रॉब्लम हुई और इसीलिए उनकी पोजिंग में भी चेंजेस करने पड़े ताकि वो इतने वाटरी या ब्रिंकल्ड नहीं लगे। और साथ ही चैड निकल्स ने इस बार के आर्नोल्ड क्लासिक के लिए बोला कि हमने सब कुछ जो रॉन्ग गया था उसे कंसीडर करा है, ये पता लगाने के लिए कि हमें किस चीज पर काम करना है। सबको पता है लेग का इशू, ट्राइसेप का इशू और बैक का इशू। तो इस बार हमने पहले की हर चीज पूरी तरह से स्क्रैप कर दी है। जो भी चीजें पास्ट में हमने करी थी 2020 में या 2021 में, वो इस साल काम नहीं करी। हमने बेसिकली बिग रैमी की ट्रेनिंग से लेकर हर चीज में चेंज करा है। तो गाइस देखते हैं कैसे ये चेंजेस लगते हैं ऑन स्टेज, क्योंकि स्टेम सेल ट्रीटमेंट से इंप्रूवमेंट्स देखने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट यस कंडीशनिंग का, ड्राइनेस का और साथ ही क्वार्ट्स वाला इशू कैन बी फिक्स्ड, जिसके बारे में हम सुन ही रहे हैं कि इन पर काम करा गया है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। और गाइस जो भी शॉन क्लेयर्डा के अचीवमेंट्स के बारे में जानता है वो जानते हैं कि शॉन कितनी ज्यादा बड़ी थ्रेट है इस टाइटल के लिए और निक वॉकर के लिए भी, क्योंकि गाइस ये है लेटेस्ट अपडेट शॉन क्लेयर्डा। और यहाँ पर शॉन लेफ्ट में 1 वीक आउट है इस साल के ओलंपिया से, जहां इनका वेट है 184 पाउंड, और राइट में शॉन है 1 वीक आउट आर्नोल्ड क्लासिक से और उनका वेट यहाँ पर है 192 पाउंड्स। तो ऑलमोस्ट 8 पाउंड्स का डिफरेंस है शॉन के फ्रेम पर दोनों ही पिक्स में, और शॉन सर्टेनली यहाँ पर ज्यादा फुलर लग रहे हैं। बट क्या ये काफी रहेगा 260, 280, 300 पाउंड्स पर कंपीट कर रहे हैं एथलीट से मुकाबला करने के लिए? क्योंकि सिर्फ साइज के अलावा शॉन की फिजिक में कोई भी फ्लॉ या कमी ढूंढ लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड सच तो यह है गाइस कि ये चीज हम पूरे लाइनअप में किसी के बारे में भी नहीं कह सकते। बिग रैमी नर्व डैमेज का इशू, सैमसन डॉटा ग्लूट्स अभी तक वैसे हार्ड नहीं कर पाए हैं, एंड्रयू जैक्ट लोअर बॉडी में बैक पोजिशन में हमेशा ही कंडीशनिंग लैग करते हुए दिखे हैं, विलियम बॉनेक कंडीशनिंग के मामले में कंसिस्टेंट नहीं है, अकीम विलियम कंडीशनिंग का मार्क 10 में से 8 बार मिस कर जाते हैं, और पैट्रिक मोर इवन आफ्टर टेकिंग एन ईयर ऑफ स्केड्यूल से पीछे चल रहे हैं और कंडीशनिंग और लोअर बॉडी के साइज में दोनों में मेकअप नहीं कर पाते हैं। निक वॉकर जबरदस्त कंसिस्टेंट एक शेप पर थोड़ी मात खाते हैं। तो गाइस ऑल इन ऑल साइज के अलावा शॉन क्लेयर्डा की फिजिक में
एक भी कमी नहीं मिल पाएगी। और पिछले कुछ हफ्तों में जैसा हमने अभी शॉन को देखा है, इट्स प्रीटी श्योर कि शॉन अभी भी ऑन पॉइंट है ऑलरेडी। बस बात यही है कि निक और शॉन अगर 100% आते हैं तो जजेस शॉन को क्या वो एज दे पाएंगे। अब बात करते हैं एक 2 टाइम्स आर्नोल्ड क्लासिक विनर और कई बार ओलंपिया में टॉप 3 के अंदर फिनिश करने वाले विलियम बोनेक। नाउ गाइस, ये सबसे रीसेंट फिजिक अपडेट है विलियम बोनेक की, और इस पोस्ट में विलियम ने बताया कि ये पिक्चर 18 फैब को ली गई थी। एंड आई डोंट नो क्या रीजन है गाइस, बट विलियम हमेशा एक वीक बाद फोटोज पोस्ट करते हैं, और इसमें उन्होंने बताया कि वो काम कर रहे हैं अपने वीकेस्ट पोस्ट पर, जो कि ये एब्स थाइस। गाइस, विलियम की हाइट थोड़ी कम होने की वजह से, उनका मिड सेक्शन भी थोड़ा सा स्मॉल होने की वजह से जब वो ऐसे स्क्वीज करते हैं तो ये काफी ब्लॉकी लगने लग जाते हैं। और इस वक्त विलियम हर एक चीज पे काम कर रहे हैं जो जरूरी है, यह इंश्योर करने के लिए कि आर्नोल्ड क्लासिक में उनका जो पैकेज होगा वो ओलंपिया से कहीं बेहतर हो। और अगर आपने विलियम बोनेक की पिक्स देखी होंगी ओलंपिया की, तो उनका मिड सेक्शन एक्चुअल में आपको भी बहुत ज्यादा ब्लोटेड साइड पर लगा होगा। एंड ये विलियम का ट्रेडमार्क लुक नहीं है, क्योंकि गाइस विलियम के पास साइज है, उनकी मसल बेलीज बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है। और अगर सिर्फ एक वो कंडीशनिंग का एस्पेक्ट जिस भी शो में टिक करके आ जाते हैं, वहीं पर एक सिग्निफिकेंट पूरा गेम चेंज कर देते हैं। बट यहाँ पर इस लेटेस्ट अपडेट में विलियम की कंडीशनिंग स्पेशली इन द बैक शॉट्स बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव लग रही है ओलंपिया से। और चैड निकोल्स ने बताया कि विलियम की फिजिक बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव है और बिल्कुल माइनर से भी चेंजेस करने से बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। इसीलिए वो इस बार उन्हें डिप्लीटेड करके नहीं लाना चाहेंगे और वो पूरी तरह से विलियम को राउंडर और बबलियर मसल बेलीज के साथ फुलर लाना चाहेंगे। तो ओलंपिया के इस झटके के बाद आई एम श्योर कि विलियम आर्नोल्ड क्लासिक में काफी इंप्रूव्ड आएंगे, क्योंकि आई गेस पिछले कई शोज में अगर देखें तो ये विलियम की वर्स्ट कंडीशनिंग थी। अब बात करते हैं चार्ल्स ग्रिफिन की। चार्ल्स ग्रिफिन के लिए वैक्यूम करना बहुत ही अच्छी चीज साबित हुई, क्योंकि आप देखोगे तो इनकी फिजिक, इनकी वेस्ट बहुत ज्यादा थिक है, एक एक्सट्रीम लेवल तक ब्लॉकी है। लेकिन इन न्यू अपडेट्स में आप ये क्लियरली देख सकते हो कि कैसे वैक्यूम की वजह से इनका पूरा अपर फ्रेम एक एस्थेटिक अपील देने लगा है। साथ ही आर्नोल्ड में ना कंपीट करने का चार्ल्स का जो डिसीजन था उनके लिए वो अच्छा साबित हुआ, क्योंकि फर्स्ट ऐसे कंपेटिटिव लाइनअप में टॉप 3 क्रैक करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और साथ ही इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज करके ऐसी अमेजिंग इंप्रूवमेंट्स चार्ल्स ने अपनी बैक पर स्पेशली अपने लेग्स पर करी हैं। दी स्क्वाट्स आर इनसेन। साथ ही एक बैलेंस देखिए अमेजिंग काफ्स के साथ जाता हुआ। अभी चार्ल्स मई या जून तक एक अच्छा ऑफ सीजन लेने वाले हैं और उसके बाद ही किसी भी शो में कंपीट करेंगे। तो गाइस, जब से 212 डिवीजन के एथलीट्स ओपन कैटेगरी में भी कंपेटिटिव होना स्टार्ट हुए हैं, तब से कई एथलीट्स ओपन कैटेगरी का रुख कर रहे हैं। और अब इनमें ही एक और नाम जुड़ने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि रिसेंटली एक Q&A में कियोन ने बताया कि मैं भी ओपन में compete करना चाहता हूं, बट मैं ओपन में compete तब करूंगा जब मैं 212 डिवीजन का टाइटल कुछ बार जीत जाऊंगा। तो अभी तो कियोन की आईज सेट है 212 पर जैसा उनका फ्रेम है, जैसी उनकी मसल बेलीज हैं, मेन टारगेट कियोन का भी ओपन ही है। फ्रंट से तो कियोन बहुत ज्यादा एस्थेटिक फ्लो कैरी करते हैं, बट बैक से उन्हें काफी ज्यादा और थिकनेस और मास ऐड करनी होगी, और इसी चीज पर कियोन और उनके कोच इस टाइम पर काफी वर्क कर रहे हैं। और अभी ही 220 पाउंड के आसपास कियोन ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। जितने भी एथलीट्स ने क्रिस हसीतो के साथ काम करा है, उनका यही कहना है कि वो उनकी डाइट में कार्ब बहुत ज्यादा कम कर देते हैं और चीजें उनके लिए डाइट स्टैंड पॉइंट से बहुत ही ज्यादा मुश्किल कर देते हैं। और अब सेम चीज एंड्रू के साथ भी है। इस वक्त एंड्रू जैक्स 7 डेज अ वीक ट्रेन कर रहे हैं, कोई भी ऑफ डे नहीं है उनकी रूटीन में पूरे वीक में। और साइको फिटनेस ने तो ये तक कह दिया है कि आर्नोल्ड क्लासिक में हम जो एंड्रू देखने वाले हैं वो एक जमीन आसमान का फर्क होगा अब तक हमने जो एंड्रू को देखा है उसमें। साइको फिटनेस के अकॉर्डिंग उन्होंने कंडीशनिंग और पोजिंग में काफी चेंजेस करे हैं। साथ ही उनकी हैमस्ट्रिंग भी इस बार काफी टाइट दिखने वाली है। और हर कोई जानता है गाइस कि एंड्रू एक बेटर बैक, बेटर हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स के साथ अगर स्टेज पर आ गए तो वो टोटली लाइट्स आउट मूवमेंट होगी बाकी सबके लिए। अब थोड़ी बात करते हैं सैमसन डॉडा की। आर्नोल्ड क्लासिक के हर एक एथलीट ने इस बात को टोटली डिफाई कर दिया है कि आप 11 वीक्स जैसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखिए सैमसन डॉडा का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम गुड टू इवन मोर गुड। लेफ्ट में आप देख सकते हो ओलंपिया से 3 दिन पहले की सैमसन की फिजिक, और राइट में आप देख सकते हो आर्नोल्ड क्लासिक से 1 वीक आउट सैमसन डॉडा। और इंप्रूवमेंट्स देख सकते हो कितनी ज्यादा क्रेजी इन पिछले 11 हफ्तों में सैमसन डॉडा ने कर ली है। आई मीन 1 वीक आउट में सैमसन इतना ज्यादा ड्राई साइड पर है जो वो 3 डेज आउट में भी नहीं थे। साइज भी एडिड लग रहा है, स्पेशली सैमसन की हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स की जो डेप्थ आ रही है, जो ड्राइनेस और शेड्स वाला फैक्टर है वो अमेजिंग है। जैसे ही सैमसन यहाँ पर रियल लेग स्प्रेड हिट कर रहे हैं, आप उनके हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स में डिफरेंस देख सकते हो गाइस, कितना ज्यादा बड़ा है। तो गाइस इवन विद द लेफ्ट साइड फिजिक सैमसन ने टॉप 6 क्रैक कर लिया था ओलंपिया में। अब अगर इससे ज्यादा मास और शार्पनेस के साथ जैसा भी सैमसन दिख ही रहे हैं स्टेज पर आ गए तो हाउ क्रेजी इट विल बी। ब्रियॉन हैंसली इस वक्त 212 डिवीजन के लिए ऑफ सीजन ले रहे हैं एंड अपनी रीसेंट अपडेट में ब्रियॉन इज लुकिंग ह्यूज, ब्रियॉन इज लुकिंग मैसिव गाइस। ब्रियॉन का फ्रेम वेट रेस्ट्रिक्शंस जैसे ही हटती हैं एकदम से बाउंस बैक करता है, एंड ये साइज, ये मास देखकर तो यही लग रहा है कि ब्रियॉन वाज हैविंग अ रियली हार्ड टाइम इन क्लासिक डिवीजन। एंड एक और स्पेशल न्यूज ब्रियॉन की कि ब्रियॉन ने 212 डिवीजन के लिए इनवाइट की अपील करी है। यानी कि गाइस जैसे डेरेक को रिसेंटली और इससे पहले बिग रैमी, फ्लेक्स लुइस वगैरह को इनवाइट दिया गया था बिना कोई प्रो शो करे ओलंपिया में कंपीट करने का, ब्रियॉन भी उसी तरह से एक इनवाइट लेना चाहते हैं। एंड आई थिंक बीइंग अ 2 टाइम्स क्लासिक फिजिक चैंपियन, ब्रियॉन को भी इस इनवाइट को लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अपडेट है गाइस हंटर लब्राडा की, जो इस बार अपनी ओलंपिया की प्लेसिंग से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। और यहाँ पर इनके लेग्स को देखकर तो यही लग रहा है कि इवन दो ये अभी जल्दी ही कंपीट करने का प्लान तो नहीं रखते किसी भी शो में, उसके बाद भी काफी वैस्कुलरिटी इन्होंने अभी तक होल्ड कर रखी है और
अपने इस पोस्ट में हंटर बता रहे हैं कि जिस तरह से लोग उनसे डिसअपॉइंटेड थे उसी तरह से वो भी बेहद डिसअपॉइंटेड थे अपनी वेस्ट लाइन से जो इस साल के ओलंपिया में दिखी, और उस दिन के बाद से वो इस चीज के लिए डेली फास्टेड कार्डियो कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फास्टेड कार्डियो का मतलब होता है गाइस वो कार्डियो जो आप मॉर्निंग में उठते ही बिना किसी फूड इंटेक के करते हो, क्योंकि उस स्टेट में आप 7 से 8 घंटे के ऑलरेडी फास्ट पर होते हो एंड दस फास्टेड कार्डियो। और साथ ही ये कार्डियो के साथ साथ वैक्यूम की भी डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस वक्त इनका मॉर्निंग वेट फास्टेड स्टेट में है 280 पाउंड्स एंड ये पूरी कोशिश करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम स्टेज पर उस फिजिक को लाने की जिससे ये प्राउड हो। क्योंकि गाइस ऑनेस्टली हंटर का शेप काफी एस्थेटिक है, बट साइज को इस बार इन्होंने प्रायोरिटी दी और इसी रीजन से ये उस तरह की एस्थेटिक वेस्ट लाइन और लाइन स्टेज पर कैरी करते हुए नहीं दिखे। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।